हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं विजन आईएएस के द्वारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम लोग पहला टेस्ट कवर कर रहे थे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ये पूरी तरीके से हिंदी मीडियम पर आधारित है, जिसका कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने लगभग 52 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। और आज जो सेकंड पार्ट कवर होगा उसमें 48 प्रश्नों को कवर करेंगे। हालांकि पहला पेपर था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया, लेकिन अब हम लोग जो है कि कम से कम 1.5 घंटे के अंदर एक ही साथ एक पेपर को कंप्लीट कर लिया करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन को, जिसके लिए अलग अलग आपको पार्ट वाइज पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका ऑलरेडी मैंने कल पार्ट 1 52 क्वेश्चन के साथ पोस्ट कर दिया था, तो आज जो बचे हुए क्वेश्चन है हम उसको पोस्ट करेंगे और उसके बाद इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी, चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कल हम लोगों ने ये लगभग 52 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम उस क्वेश्चन के आगे चलेंगे 53 क्वेश्चन नंबर से, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। और इसी के साथ आपको यहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड जो आपको पीटी 365 की क्लासेस हैं वो भी कुछ देर पहले मैंने पोस्ट की थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी करा रहा हूँ। साथ में मेंस की भी क्लासेस में करा रहा हूँ जो हैंड रिटन नोट्स की, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। और यूपी पीसीएस के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, या आरओ एग्जाम्स की, या फिर अदर स्टेट पीसीएस की भी, तो भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कंटेंट आपको मैं हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। मैं एक बार फिर आपको यही दोहराना चाहूंगा कि क्वेश्चन को जब भी कीजिए ना, यूपीएससी के क्वेश्चन को आप हमेशा एग्जामिनर के अप्रोच को समझने का प्रयास करिए कि वो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो किस तरीके से पूछ रहा है, और आपको उसका आंसर भी उसी के अप्रोच को ध्यान में रख के देना पड़ेगा। स्पेशली क्या करता है यूपीएससी, एक छोटा सा वर्ड इंक्लूड कर देता है कहीं पर और पूरे स्टेटमेंट को ऐसा रखेगा जैसे लगेगा आपको बिल्कुल सही है, लेकिन एक छोटा सा कीवर्ड आपको यूज कर देगा जो आप ध्यान न दोगे और जिसकी वजह से आपका प्रश्न गलत होगा। और इन सभी चीजों को मैं डिटेल से आपको बताते हुए चल, जैसे हमारा 53 नंबर का प्रश्न है कि किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक क्या होगा? केवल 75 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकेगा, या मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत के साथ पारित नहीं किया जा सकता, न्यूनतम 100 सदस्यों के समर्थन से, या कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। तो अब आपको यहां पर यह देखना है कि प्रश्न में नेचर क्या दे रहा है। प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संवैधानिक संशोधन होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग तरीके से विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, जिसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। और दूसरा, समर्थन की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे सदस्य होते हैं, जो कि सदन के सदस्य कुल संख्या का 50% या यूं कहूं कि आधे सदस्यों का समर्थन चाहिए। क्या चाहिए? समर्थन आधे सदस्यों का लगभग, और 2/3 सदस्यों के मतदान से ही ये बहुमत से ये पारित हो सकता है। अब आ जाओ, एक एक स्टेटमेंट को आप क्रॉस चेक कर लो। केवल 75 सदस्यों के समर्थन से पारित हो सकता है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि 50% का मतलब हो गया 245 जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है उसका अगर आप 50% निकालोगे तो लगभग 123 सीटें आएंगी। तो इतने लोगों का समर्थन तो चाहिए, तो यहां पे समर्थन 75 लोगों का गलत हो गया। मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत के साथ पारित नहीं किया जा सकता, ये बात भी गलत हो जाएगी यहाँ पे। और न्यूनतम 100 सदस्यों के समर्थन से पारित, तो न्यूनतम 100 सदस्य नहीं बल्कि न्यूनतम 123 चाहिए, और कम से कम या न्यूनतम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आप राज्यसभा से अगर किसी संवैधानिक संशोधन को पारित करना चाहते हो तो 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि टोटल संख्या का लगभग आधे से अधिक, या यूं कहते हैं कि आधा मान लीजिए, इतनी सदस्य संख्या का तो समर्थन चाहिए। और दूसरा, 2/3 बहुमत भी चाहिए होता है उपस्थित मतदान करने वाले लोगों का। मान लीजिए अगर 200 ही हो तो उससे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको 2/3 बहुमत चाहिए। ये हो गया। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, जहां आपसे संविधान निर्माण के समय कुछ समितियां बनाई गई थी उसका मैचिंग करने के लिए दिया गया है। जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, यह बात बिल्कुल सही है। संचालन समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे, तो ये आप कहोगे कि नहीं, संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी नहीं थे, बल्कि कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बल्कि सरदार पटेल जी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके प्रांतीय संविधान जो समिति थी, जो प्रांतों को एकत्रित करने की समिति थी, उसके अध्यक्ष थे। फिर तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये अपोजिट दे दिया गया है, क्योंकि सरदार पटेल इससे मैच करेंगे, संचालन समिति से राजेंद्र प्रसाद। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि संघ शक्ति जो समिति है इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे, तो केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा
गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 में वर्णन करता है, स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए। क्या स्टेटमेंट है? अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है क्या? यह बात ध्यान देना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखोगे आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 दोनों को ही अल्पसंख्यक से जोड़ देते हैं, जबकि यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि स्पेशली आर्टिकल नंबर 30 में केवल अल्पसंख्यक वर्ड का प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं कि क्या यह इसका दायरा अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, यह बात भी सही है, क्योंकि भारत के किसी भी भाग में निवासी नागरिक, जो नागरिक है, वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार रखता है। तो ये केवल अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यह बात सही है। दूसरा, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने, उनका मैनेजमेंट करने का अधिकार है। तो यह भी सही बात है। तो 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल नंबर 29 या 30 की बात करूं तो हमारे भारत में 2 प्रकार के आधार बताए जाते हैं अल्पसंख्यकों के लिए। पहला आधार होता है धार्मिक आधार पे, वो अगर अल्पसंख्यक है, और दूसरा होता है आपका भाषाई आधार पे। इन 2 आधारों पर अगर अल्पसंख्यक व्यक्ति है तो उसे अल्पसंख्यक माना जाएगा। अगले प्रश्नों को अगर हम देखें, अगला प्रश्न हमारा 56 प्रश्न की बात करेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में, यानी नागरिकता समाप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। और हम विचार करना शुरू कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। अवयस्क पे ध्यान देना। देखो, अब यहीं पर एक छोटा सा वर्ड केवल इंक्लूड कर दिया गया, वयस्क या अवयस्क, और आप जल्दीबाजी में उसे वयस्क शब्द पढ़ के चले जाओगे। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो बच्चा 18 साल से नीचे का है वो भारतीय नागरिक तो है नहीं, क्योंकि वो अपने पिता या माता के संरक्षण में, और ऐसे में अगर उसके माता पिता उसकी नागरिक मतलब भारतीय नागरिकता त्याग देते हैं तो उसकी भी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। लेकिन वो नागरिकता तब प्राप्त करने के लिए पुनः आवेदन कर सकता है जब वो 18 वर्ष का हो जाए, और ये कह सकता है कि मेरे माता पिता भारतीय थे, उन्होंने नागरिकता छोड़ दी, लेकिन मैं पुनः भारत की नागरिकता लेना चाहता हूं। तो 18 वर्ष की उम्र कंप्लीट होने के बाद जब वो एक आवेदन करेगा तब उसे नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि उसका जन्म तो असल में भारत की भूमि पर ही हुआ था। लेकिन जब अवयस्क है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरी, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह बात भी सही है। तो इस आधार पर आप देखोगे कि सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही दिए हुए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, 57 नंबर पे बात करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रश्न है, और इससे संबंधित एक प्रश्न मैंने कल की क्लास में भी कवर किया था। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करते हैं? यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है क्या? बिल्कुल सही बात है कि यह राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिस पर राज्य भी कानून बना सकती है, लेकिन संघ सूची से संबंधित किसी मामले पर जांच नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहले से ही स्टैब्लिश है। तो पहला सही है। यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा रही हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है। यह बात भी सही है, क्योंकि जब पहले से ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पहले से ही उस मामले की जांच कर रहा है तो उसमें छोटी संस्था, क्योंकि राज्य स्तर का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो छोटी संस्था हो गई और उसका इंटरफेरेंस जो है कि उसमें वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को। नीति आयोग के संदर्भ में हम बात करेंगे। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, जो कि योजना आयोग को समाप्त करके, और इसके अध्यक्ष वगैरह प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो इनके बारे में ही एक प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है क्या? यह पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है? इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है क्या? इसका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है और वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो देखोगे इसमें सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, केवल पहला सही है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अब यहां पर मैं बात करूंगा कि नीति आयोग की स्थापना जब 2015 में की गई थी तो इसके अध्यक्ष योजना आयोग की तरह ही रखे गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि
पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही की जाती है। ये स्टेटमेंट तो सही है, परंतु इनकी जो नियुक्ति होने के बाद जो उपाध्यक्ष बनते हैं अरविंद पनगड़िया जी, या जो भी बनते हैं, जो इस समय वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं उपाध्यक्ष के रूप में, तो इनका जो पद होता है वो एक कैबिनेट मंत्री की तरह होता है। किसकी तरह होता है? कैबिनेट मंत्री की तरह, न कि राज्य मंत्री। तो ये दूसरा गलत। तीसरा है, वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि भारत में जो 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषदें हैं उसकी अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री साहब करते हैं, जो वर्तमान में अमित शाह जी हैं। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो केवल पहला सही है। तो किस लिए सही है ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करें तो क्या पूछा जा रहा है? सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब अध्यक्षीय प्रणाली का मतलब होता है जिसमें राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है और जहां पर प्रधानमंत्री का जो है कि कोई भी वजूद नहीं होता है, और साथ ही साथ अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से तटस्थ रूप में अलग होते हैं, कोई एक दूसरे में इंक्लूड नहीं होता है। भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का क्या अंतर होता है कि संसदीय प्रणाली में अगर आप देखोगे तो विधायिका के अंतर्गत ही कार्यपालिका बैठती है और जरूरत पड़ने पर न्यायपालिका के द्वारा उसको संतुलित भी किया जाता है। भारत की ये संसदीय व्यवस्था है। लेकिन यहाँ अध्यक्षीय पूछ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूएसए का देख सकते हो। यूएसए का प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वहां पे प्रधानमंत्री का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब देखो, राष्ट्रपति ही सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संसदीय सरकार में आप देखोगे तो राष्ट्रपति सरकार का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। ये तो हो गई संसदीय पद्धति जो भारत में है, ब्रिटेन में है। लेकिन यूएस में आप देखोगे तो राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बाइडेन हो, हमेशा उन्हीं की बात होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि ये तीनों ही संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अलग अलग होती है, कोई किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होती, तटस्थ होती है ये सब अपने में। तो दूसरा गलत हो गया। जबकि राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है? बिल्कुल सही। तो 1 और 3 दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे प्रश्न नंबर 60 को, भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। अच्छा, मोटे अनाज के बारे में बात करें तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूएनओ के द्वारा 2023 को मोटे अनाज का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया था, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अब पॉइंट पर आते हैं, गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पे इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है क्या? यह बात पूछी जा रही है। बिल्कुल सही बात है। और पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है, यह बात भी सही है। तो सी ऑप्शन सही है। और शायद इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटे अनाज को एक नई योजना के नाम से दिया, अन्न श्री योजना के अंतर्गत इसको। और इस मोटे अनाज के उत्पादन की मतलब उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक ग्लोबल स्तर पे एक एक्सीलेंस सेंटर खोला गया, जो बाजरा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में हैदराबाद में खोला गया है। और 2023-24 के बजट में भी, 22 के बजट में भी मोटे अनाज के लिए बहुत ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि मोटे अनाज में फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो खाद्य प्रणाली है वो मुख्य रूप से गेहूं, धान यानी कि चावल और रोटी पर ही सीमित रहती है। तो यहाँ पर इसलिए, हालांकि अगर एक बात और बता दूं मैं आपको कि भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व के स्तर पे मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है ये। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 61 प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है क्या? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, क्योंकि 1986 में संसद के द्वारा एक अधिनियम लाया गया, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, और उसके तहत ही BIS को स्टैब्लिश किया गया भारतीय मानक ब्यूरो के रूप में। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित होता है, रेगुलेट होता है। तो यह भी बात सही है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही बातें यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण या नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसे हम लोग कहते हैं, NIA की बात करें तो इसके बारे में जो अधिनियम 2019 में आया था संशोधन करते हुए, इसमें क्या क्या प्रावधान थे? इन अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। फिर अगर चाहे आप भारत में रह रहे हो या विदेश में रह रहे हो, या विदेश में किए गए कोई भी कृत्य है जो भारत की एकता, अखंडता या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं, तो NIA उनकी जो है की जांच करती है।
क्लियर। यह एनआईए अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करता है। बस यहीं पर यह स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अगर आप देखोगे तो एनआईए के तहत जो अपराधों की सुनवाई होती है वो राज्य उच्च न्यायालय को इसमें शामिल नहीं किया था, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सत्र न्यायालय होते हैं, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, उसे विशेष न्यायालयों के रूप में नॉमिनेट कर सकती है एनआईए, मतलब कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ये हाई कोर्ट को डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके सत्र न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो फौजदारी हो गई, दीवानी हो गई, जो कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनको जो है कि प्रभावित करती है और कहती है कि आप एक तरीके से स्पेशल कोर्ट्स के रूप में काम करिए। तो इसीलिए आप देखोगे कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो केवल पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 63, कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? तो भाई संघीय विशेषता की बात होगी जहां पे राज्य और केंद्र दोनों मिलजुल कर काम करते हो। तो आप देखोगे कि द्वैध शासन पद्धति भारत में, आप देखोगे केंद्र के लिए अलग नियम है, राज्य के लिए अलग नियम है, पंचायती राज लोकल बॉडीज के लिए अलग नियम है संवैधानिक तौर पे, लेकिन फिर भी दोनों तीनों स्तर जो शक्तियों के हैं शासन करने के, वो तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे कि नीति आयोग को अगर आप देख सकते हो, नीति आयोग में क्या था, केंद्र के साथ राज्य भी शामिल है। जीएसटी को आप देख सकते हो, केंद्र के साथ राज्य भी शामिल है। फिर इंटर स्टेट काउंसिल को देख सकते हो, अंतर्राज्यीय परिषद सेंटर के साथ स्टेट भी शामिल है। आप क्षेत्रीय परिषदों को देख सकते हो, जिसमें गृह मंत्री सेंटर के होते हैं और बाकी स्टेट भी शामिल होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे द्वैध शासन के प्रमाण होते हैं जहां पे राज्य और केंद्र मिलजुल के काम करते हैं। एकीकृत न्यायपालिका ये नहीं होती है, ये आपके एकात्मक संवैधानिक शासन की, मतलब एकात्मक शासन की विशेषता होती है, इसको हटा दीजिए। द्विसदनीय व्यवस्था, बिल्कुल, एक आपकी लोकसभा होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है, और एक होती है आपकी राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके बारे में अनुसूची 4 में वर्णन किया गया है। तो यह भी सही है। और लिखित संविधान होना, जहां पर भी आप लिखित संविधान देखोगे वहां पे संघात्मक शासन व्यवस्था देखोगे, क्योंकि संविधान में पूरी तरीके से लिखित प्रमाण होते हैं कि राज्य को क्या शक्ति दी गई, केंद्र को क्या शक्ति दी गई है। तो इसलिए आपका 1, 3, 4 सही है, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीकों के संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसकी बात अगर हम करें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की, तो क्या कहता है, भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति निर्धारित की है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये भारतीय संविधान के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। संविधान ने बस इतना कहा कि आर्टिकल नंबर 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग होगा, भारतीय निर्वाचन आयोग, जो राज्य के स्तर पे राज्य विधानसभाओं का चुनाव कराएगा और लोकसभा के स्तर पे लोकसभा का चुनाव कराएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, उपराष्ट्रपति का करेगा और राज्यसभा का करेगा। लेकिन कैसे चुनाव करेगा ये प्रक्रिया संविधान में नहीं लिखी गई, बल्कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 में यह प्रावधान लिखे गए हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के। तो संविधान वाले स्टेटमेंट को हटा दो। वहीं अब यहां पर अगर मैं कहूं कि ये पूरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, अगर आप पढ़ रहे होगे तो आप ये देखोगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे संविधान वर्ड लगाते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर पूछा जा रहा है, इस प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यह भी गलत है। तो इसलिए डी वाला सही हो जाएगा, न तो पहला सही है न ही दूसरा। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं इस व्यवस्था की, तो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि किसी लोकसभा क्षेत्र में 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और मान लेते हैं वहां की 100% जनता ने पूरा वोट किया, तो 100% में एक कैंडिडेट ए बी सी डी, ए को मिलता है मान लीजिए कि 34% वोट, बी को मिल जाता है भाई लगभग 16% वोट, और सी को मिल जाता है 30% वोट, और डी को मिल जाता है 20% वोट। इस तरीके से 4 कैंडिडेट खड़े हुए। अब यहां पर कौन जीतेगा, जिसको सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। तो 34% सीटें ये हैं जो ए कैंडिडेट को प्राप्त हुई, जो कि बी सी डी से ज्यादा है, इसलिए ये जीत जाएगा। इसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि 50% वोट चाहिए ही चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप अगर जितना भी सबसे अधिक जो वोट प्राप्त कर लेगा वही जीत जाता है। तो इस आधार पर आप देखोगे बी सी डी जो कि हार चुके हैं और ए वाला जीत गया है, तो इसलिए दूसरा भी गलत था। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से किन्हें नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है। किसे किया गया है भाई, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे, एक अच्छा प्रश्न है ये, अगर आपने नहीं सुना होगा कभी इसके बारे में, तो बोनस संदाय अधिनियम 1965, भाई ये भी तो जो है कि कर्मचारियों को बोनस देने से संबंधित एक नियम बनाया गया था संसद के द्वारा, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। वहीं ठेका श्रम विनियमन और उत्साधन अधिनियम 1970, यह भी सही है। बंधित श्रम पद्धति यानी बंधुआ मजदूरी से संबंधित 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम यानी कि
चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर समान कार्य कर रहे हो तो समान वेतन भी दिया जाएगा। तो 1 2 3 4 चारों ही सही है। और डीपीएसपी का मतलब ही होता है कि जो लक्ष्य दिए गए हैं उन नीतियों का पालन होना चाहिए। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों को अपने कानूनों में नियम बनाने चाहिए, और ये चारों ही नियम सरकार के द्वारा तय किए गए, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? एक होता है सदस्य और एक होता है अध्यक्ष, दूसरा होता है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या जो है कि स्टेटरी बॉडी, जिसको हम सांविधिक निकाय कहते हैं, उसका अध्यक्ष होता है, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन में वो इसका सदस्य कहलाता है। तो क्या क्या होगा? एक तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल बैकवर्ड कमीशन जो बना हुआ है, नेशनल अदर बैकवर्ड कमीशन के अध्यक्ष, ये इसके पदेन सदस्य कहलाएंगे। बिल्कुल सही बात है। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, ये इसमें शामिल नहीं होते। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यह भी सही है। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के, यह भी सही है। दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए जो मुख्य आयुक्त होते हैं, यह भी सही है। तो 1 3 4 5 इसमें सही हो जाएंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, जबकि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए ये नहीं होते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग एक अलग है। अगला प्रश्न है 67, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगर हम इस पर विचार करें कि डिफेंस सेक्टर इन रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, मिसाइल से समेत निम्नलिखित खतरों पर हमें विचार करना है। और हम विचार करने लग जाते हैं, हम देखते हैं कि यह सतह से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल होती है। बिल्कुल सही बात है। इसे रक्षा समझौते के तहत इजराइल से खरीदा गया था क्या? तो यहां पर यही चीज आपको गलत कर देगी, क्योंकि ये इजराइल से नहीं खरीदी गई, बल्कि इसे स्वदेशी रूप में जो है कि डिजाइन किया गया, इसे स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया। हैदराबाद स्थित एक आपका डीआरडीओ है संस्थान, जिसे आपने सुना होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डीआरडीओ, इसके द्वारा इसे स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है। तो इसमें इजराइल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। अगला है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में आपको विचार करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन अधिनियम 102 के तहत इसको आर्टिकल नंबर 338 के अंतर्गत एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो यह बात बिल्कुल सही है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है क्या? तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति महोदय को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति महोदय को देता है। फिर राष्ट्रपति महोदय इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब आयोग डायरेक्ट नहीं देता, आयोग पहले राष्ट्रपति को देता है, फिर राष्ट्रपति महोदय जो है कि इसको पहुंचाते हैं। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया। अच्छा, 102 जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो आपके 2018 में हुआ था, इसको याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट केवल सही है। अगला प्रश्न है 69, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या हम बात करेंगे? राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात आर्टिकल नंबर 356 की बात कर रहे हैं। और ऐसे में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं? तो वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है, वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग अब संसद के द्वारा किया जाएगा। यह भी सही है। वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों हम स्वयं ग्रहण कर सकता है। बस यहीं पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका जो है कि बिल्कुल कार्यपालिका विधायिका से अलग है, और राष्ट्रपति शासन के दौरान उच्च न्यायपालिका में आप कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो अपना काम करती रहेगी। तो पहला दूसरा केवल सही है, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इसे हम इन शॉर्ट प्रेसिडेंट रूल भी कह देते हैं। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बॉन्ड 5 वर्ष और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए थे, मैच्योरिटी पीरियड जो इनका होता है। तो ये बात बिल्कुल सही बात है। और इनका द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जा सकता है, यानी शेयर मार्केट में, यह भी बात सही है। अभी तक अनिवासी भारतीयों को इसमें निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है, यह बात गलत है। ये स्पेशली जो है कि स्पेशली इसे ओपन ही किया गया था कि ताकि जितने भी हमारे एनआरआईज हैं वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान दे सकें। इसीलिए जब भी मोदी जी भारत के बाहर जब दौरा करने जाते हैं तो हमेशा वो डायस्पोरा से मिलते हैं। डायस्पोरा मतलब जो भारतीय देश के रहने वाले लोग हैं, एनआरआई के रूप में मूल रूप से, वो वहाँ पे बड़े बड़े स्टार्टअप चलाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं। तो मोदी जी हमेशा उन्हें आह्वान करते हैं कि आप भारत में भी आइए और यहाँ पर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जहाँ आप अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकते हैं और भारत की
अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सॉवरेन बॉन्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न 71, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में बात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई बार ऐसे आरोप लगे हैं निर्वाचन आयोग पर लेकर, विपक्षी दलों ने भी लगाए हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। जो भी इसके सदस्य होंगे, क्या उसकी अर्हता निर्धारित की गई है कि नहीं की गई? तो आप देखोगे संविधान में केवल इतना कहा गया है कि इसका एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होंगे, लेकिन उनकी कोई अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। इसे संसद अधिनियम बना के, नियम बना के तय करती है। तो इसलिए यहाँ पे संसद जो है कि इंपॉर्टेंट होगी, संविधान नहीं। तो इसलिए सही लिखा है कि संविधान कोई अर्हता निर्धारित नहीं करती है। नेक्स्ट आप देखोगे संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को भी निर्दिष्ट किया गया क्या? अब यहाँ पर कार्यकाल की बात की जा रही है कि वो कितने वर्ष कार्यकाल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान में जब अर्हता भी नहीं दी गई तो कार्यकाल भी नहीं दिया गया है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। तीसरा, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, यह बात सही है। तो इसलिए 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। तो यानी 71 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर हम 72 प्रश्न को देखेंगे। लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकायुक्त पद का गठन सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। ध्यान देना कि जब लोकपाल वर्ड की बात होती है तो वो संघ स्तर पे होता है, मतलब केंद्र के स्तर पे होता है, लेकिन लोकायुक्त जो शब्द होता है वो राज्य के स्तर पे होता है। तो क्या पूछा जा रहा है कि इसका गठन जो है कि सर्वप्रथम 1971 महाराष्ट्र में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर लोकायुक्त से संबंधित अधिनियम की बात की जाएगी तो सबसे पहले 1970 में ओडिशा में पास हो चुका था, लेकिन वहां पर पद का गठन नहीं हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है क्या? अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको फंसा देगा। आपको लगेगा कि यहाँ पे सही तो कह रहा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेंगे, ऐसी बात होगी कि नहीं होगी? तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है दोस्तों वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। तीसरे स्टेटमेंट को देखें तो दूसरा तो गलत हो गया। लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये बात सही होती है कि लोकायुक्त कोई भी सिफारिश करेगा तो केवल बस सिफारिश कर सकता है सलाहकार के रूप में, लेकिन सरकार उसे माने कि ना माने ये जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो पहला और तीसरा सही है, 72 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के संदर्भ में बात करेंगे। तो डीडीएमए का पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है क्या, ये पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे कि हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है डीडीएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। बिल्कुल, जिला स्तर पे तो राज्य सरकार ही करेगी। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। 74 प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन 368 की सीमा से बाहर है? राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति अगर की जा रही है तो आर्टिकल नंबर 169 के तहत संसद उत्साधन भी कर सकती है और इसको समापन भी कर सकती है, यानी इसका निर्माण और समापन दोनों कर सकती है। तो पहला तो सही है, ये 368 में तो नहीं आता है। संसद और राज्य विधानमंडलों के जो निर्वाचन होते हैं, अगर आप इसे भी देखोगे तो इसमें जो भी संशोधन करने होते हैं तो ये भी आप 368 के तहत नहीं करते हो, सिंपली कर लेते हो। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर अगर कोई संवैधानिक मतलब कोई संशोधन हो रहा है तो उसको अवश्य रूप में 368 में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, जो कि राज्य विधानसभा में जो चयनित जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब जहां पे राज्य भी शामिल हो गया संघ के साथ, तो क्या मतलब समझ में आया कि यहाँ पे संघवाद का कॉन्सेप्ट आ गया और यहाँ पे 368 का प्रयोग किया जाएगा। तो 1 और 2 ऐसे हैं जो 368 में नहीं आते हैं, इसलिए 74 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रांतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर कि 10 लाख पे 1 सीट या 1 लाख पे 1 सीट, कुछ इस तरीके से थी। तो जितनी जनसंख्या रहेगी उसी के आधार पे ये सीटों का आवंटन किया गया था। दूसरा, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा करना था। यह बात सही है, क्योंकि कई बार यह स्टेटमेंट आता है कि देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो वहां की जनसंख्या ने किया, जनता ने किया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बल्कि वहां के प्रतिनिधि जनता द्वारा नहीं चुनेगा, बल्कि जो राजा थे, वहां के महाराजा थे, उन्होंने चुना था उसे। तो दूसरा भी सही है। संविधान सभा के निर्वाचन का आयोजन स्वतंत्रता के बाद किया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्रता के बाद की बात नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे कि
पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। हालांकि एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताया तो यानी एक फैक्ट बताता हूँ कि संविधान सभा के गठन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने इस विचार को प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं 76 में कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से जब संविधान लागू किया गया था ना दोस्तों, तो उस समय केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद 3 अलग अलग संशोधन किए गए, जिसके द्वारा जैसे वो 3 अलग अलग संशोधन कौन से थे, जैसे अगर मैं कहूँ 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में हुआ, जिसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसमें सबसे पहले इसी भाषा को जोड़ा गया, तो 14 के बाद कितनी होगी भाषा, 15 होगी। लेकिन उसके बाद एक और संवैधानिक संशोधन हुआ 71 के नंबर पे, जो कि 1992 में हुआ, और जिसमें 3 प्रमुख भाषाओं को जोड़ा गया था। 3 प्रमुख भाषाओं को, वो कौन कौन सी थी, कोंकणी थी, मणिपुरी थी, नेपाली थी। तो हो गई थी भाषाएं कितनी, 15 के बाद बढ़ के हो गई थी 18। लेकिन उसके बाद एक लास्ट संवैधानिक संशोधन हुआ, 52वें संवैधानिक संशोधन, जो कि 2003 में हुआ, और जिसके साथ 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली या मैथिली, संथाली, और जिसके बाद 18 4 22। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी भाषाओं का उल्लेख है। तो पहली बात याद रखना आप कि अंग्रेजी इसमें उल्लेखित नहीं है। बोडो मिलेगी, नेपाली मिलेगी, उर्दू मिलेगी, संथाली मिलेगी, अर्थात 1 3 4 5 है, लेकिन न तो अंग्रेजी है और ना ही आपको भोजपुरी भी देखने को नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न 77, यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में कुछ मतलब कि जो पैटर्न होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है कि कौन सा सही सुमेलित है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि परिप्रेक्षा की बात करें, परिप्रेक्षा क्या कहते हैं, रेफरेंडम भी कह देते हैं, ठीक है, रेफरेंडम, और प्रत्यावर्तन या मतलब कि प्रत्याशी को वापस बुला लेना, जिसे हम रिकॉल कहते हैं। जनमत संग्रह की बात करेंगे तो इसे हम प्लेबिसाइट भी कहते हैं। तो परिप्रेक्षा का मतलब होता है, रेफरेंडम का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है। यह बात बिल्कुल सही है। प्रत्यावर्तन एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती है, प्रत्यावर्तन में यह तरीका नहीं होता, बल्कि मतदाता उस प्रतिनिधि को हटा सकते हैं जो अपने कार्यों का पालन नहीं कर रहा होता है। और जनमत संग्रह एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल से हटा सकते हैं। जस्ट इसमें अपोजिट कर दिया गया है, ठीक है। असल में जनमत संग्रह का मतलब होता है कि लोगों का जो है कि राय ली जाती है, और प्रत्यावर्तन रिकॉल का मतलब होता है उस प्रतिनिधि को हटाया जा सकता है। तो इसलिए केवल पहला वाला ही सही है, इसलिए आपको इसमें ए ऑप्शन पे टिक लगाना पड़ेगा कि केवल एक सही है। अगला प्रश्न 78, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है क्या? तो ये बात गलत है, 3री नहीं बल्कि पहली अनुसूची में किया गया है। 3री अनुसूची में तो शपथ वगैरह की बात की गई कि शपथ गोपनीयता पद की शपथ जो ली जाती है, इसलिए केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका सही होगा, पहला भी गलत होगा। क्यों? ध्यान से समझना, क्योंकि पहले वाले में राज्यों का संघ नहीं कहा जाता, बल्कि भारत जो कि राज्यों का समूह है, सॉरी, हाँ ये बात तो दोस्तों सही है, यहाँ पे राज्यों के संघ के रूप में ही तो इसे वर्णित करता है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, अगला प्रश्न है ग्रे हाइड्रोजन, करंट अफेयर से रिलेटेड है। ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में यह स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पन्न होता है क्या? बिल्कुल सही बात है ये तो। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ग्रे धुएं के कारण इसे ग्रे हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दे दी है। और ग्रे हाइड्रोजन जो होता है ना, वो हाइड्रोजन का सबसे सामान्य रूप होता है, जो कि स्टीम रिफॉर्मिंग वगैरह प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन उत्पादन विधियों के आधार पर हम इसे कभी ग्रे, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी कभी पिंक, येलो, टर्काइज जो फिरोजी कलर होता है, इस तरीके से हम नाम देते हैं, न कि धुएं के उत्पन्न होने पर। तो दूसरा गलत है, इसलिए पहला केवल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर पे, भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया था और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया था? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इन्होंने पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया, और इससे पहले तक जो है कि केंद्रीय बजट में ही प्रांतीय बजट शामिल रहता था। अगला प्रश्न है एक करंट अफेयर्स की योजना है जिसमें 80 करोड़ लोगों को जो है कि मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में
यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत शामिल अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार, ठीक है, के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्य प्रदान करने के लिए एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के रूप में है। बिल्कुल सही बात है। लाभार्थियों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न भी प्राप्त होगा, तो यहां पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। सब्सिडी पे कोई खाद्यान्न नहीं मिलेगा क्योंकि इन्हें तो मुफ्त मिल रहा है। यहां पर अगला देखोगे, अगला प्रश्न है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। संविधान के द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित किया गया है क्या? क्या संविधान महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित करता है क्या? नहीं करता है, बल्कि इसको राज्य सरकार या संसद के द्वारा तय किया जाता है और वह अपने पद पर राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। बिल्कुल सही है। उसे वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य को उपलब्ध है, यानी वो कैबिनेट स्तर का जो है कि दर्जा रखता है। इसलिए 2 और 3 सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला नहीं सही होगा, क्योंकि 165 आर्टिकल नंबर 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन कार्यकाल की बात नहीं की गई है, क्योंकि कार्यकाल तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा ना। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स का। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सुर्खियों में था, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बहुत ही सीधा प्रश्न है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। अगला प्रश्न है 84 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा। तो ये वामन राव वाद 1981 में दिया गया था। हालांकि जो 24 अप्रैल 1973 को जो निर्णय आया था वो था आपका केशवानंद भारती, उसमें तो पहले ही मूल संरचना का सिद्धांत हो गया था, लेकिन वामन राव वाद 1981 में यह दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जितने भी अधिनियमित होंगे संवैधानिक प्रावधान 24 अप्रैल 1973 के बाद उन सभी पे लागू होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर बात करते हैं। यह एक न्यायिक नवाचार है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगर संवैधानिक प्रावधानों में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट गलत है, और इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। गलत, संसद नहीं होता दोस्तों, केवल और केवल लोकसभा होता है, क्योंकि संसद में तो आपकी राज्यसभा भी तो आती है, लेकिन मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो दूसरा भी गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पहले के बारे में जो वर्णन है वो 75(3 आर्टिकल नंबर 75(3 अर्थात संविधान में प्रावधान है, लेकिन स्टेटमेंट कह रहा नहीं है, तो इसलिए दोनों ही गलत है, कोई भी सही नहीं, न तो 1 न तो 2। अगला प्रश्न है, किन देशों की सरकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं? तो भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन क्या यूनाइटेड किंगडम में भी संघीय व्यवस्था है? तो मैं कहूंगा नहीं। ब्राजील में, मैक्सिको में। अगर आप 2 को एलिमिनेट कर लेते हो तो आपको 1, 3, 4 मिल जाएगा। अगला प्रश्न 87, संविधान की प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारूप समिति की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था क्या? यहाँ पर ध्यान देना कि इसका गठन 15 अगस्त 1947 के बाद ही हुआ था। बिल्कुल सही बात है। और एन गोपालास्वामी अयंगर समिति के अध्यक्ष थे। गलत बात है, यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर साहब। और अगर हम इसके गठन की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो याद रख लो, क्योंकि कई बार ये PCS में भी पूछा जाता है। 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हो गया था। तो पहला स्टेटमेंट केवल सही है, दूसरा नहीं, क्योंकि गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे, न कि अध्यक्ष। BR अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स का है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में विचार की। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। और इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है, यह भी सही है, यानी कि हर एक रिकॉर्ड को अब ऑनलाइन कर दिया जाएगा कंप्यूटर के अंतर्गत। नेक्स्ट है CVC की बात करेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु गठित राजमन्नार आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ। गलत, क्योंकि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो थी संथानम कमेटी। किस नाम से थी? संथानम कमेटी, जो कि 1962 से लेकर 1964 के तहत रहती है, और इसी के कहने पर ही CBI का भी गठन किया गया था। तो पहला गलत हो गया। सतर्कता आयुक्त केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी पद के लिए अर्हक नहीं होते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना कि सतर्कता आयुक्त जो होते हैं वो केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी पद के लिए अर्हक नहीं होते हैं, यह बात सही है।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती है, यानी लोक सेवा आयोग सॉरी मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन के समान होती है, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बल्कि यूपीएससी अध्यक्ष के समान होती है, लोक सेवा आयोग के समान होती है, तो तीसरा भी गलत है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है जीएसटी से रिलेटेड कि जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें वस्तु और सेवा कर परिषद के बारे में, वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है क्या, तो हम कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल संवैधानिक निकाय है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि संवैधानिक संशोधन जब 101वां हुआ था, कब हुआ था 101वां, 2016 में जब हुआ था, तो इसके तहत आर्टिकल नंबर 279 ए जोड़ा गया था, अर्थात 279 में ए जब जोड़ दिया गया तो ये एक संवैधानिक निकाय बन गया, बिल्कुल सही। केंद्रीय राजस्व सचिव इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में काम करते हैं, तो यह भी बात सही है, लेकिन अगर इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न 91, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के संदर्भ में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में काम करता है क्या, तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, और यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है, बाल अधिकारों के हनन और उल्लंघन से संबंधित मामलों को स्वतः संज्ञान में भी लेता है, तो हाँ स्वतः संज्ञान में भी ले सकता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला है केंद्रीय सूचना आयुक्त, यानी केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में बात करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत की गई थी, तो यह भी बात आपकी सही हो जाएगी। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, यानी कि 1 + 10 = 11 सदस्य होते हैं, तो यह भी बात सही है, तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न 93, यहाँ पे डीपीएसपी के प्रावधान दिए हुए और आर्टिकल यहाँ पे सीधे सीधे पूछा जा रहा है और कौन सा सही सुमेलित है। डीपीएसपी के तहत जो प्रावधान दिए हुए और अनुच्छेद दिए गए, तो जैसे कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, क्या ये आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, क्योंकि आर्टिकल 40 में तो ग्राम पंचायतों के बारे में दिया गया है ना, जबकि आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, तो कुटीर उद्योगों का जो प्रोत्साहन है वो आर्टिकल नंबर 43 में दिया गया है। गौवध पर रोक, यानी कि गौवध पर अगर हम रोक लगाने की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि यह भी गलत है, क्योंकि गौवध पर जो रोक है, गाय बछड़ा जो दुधारू पशु होते हैं, ये आर्टिकल नंबर 48 में प्रावधान है। वनों और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान आर्टिकल नंबर 48(1) के तहत है, ठीक है, ये बात तो सही है, ठीक, तो इसलिए केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे 94 को देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में बात करेंगे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा या नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, यह उस समय इसका हिस्सा नहीं थी क्या, तो अब यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे 94 का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि यह न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के संविधानों के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है, यह बात बिल्कुल सही है। इसे पहली बार 1960 में बेरूवारी संघवाद में संविधान के अंग के रूप में मान्यता मिली थी, यह बात गलत है। इस समय तो इसे कहा गया था कि यह संविधान का अंग है ही नहीं, बल्कि आगे चल के जब केशवानंद भारती केस आता है तो उसमें स्वीकार कर लिया जाता है कि नहीं भाई, यह भी एक संविधान का महत्वपूर्ण अंग है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, और इसीलिए इसमें आप देखोगे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया संशोधन करके, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा महाविहार में दानात्मक यानी कि वर्तानुष्ठ स्तूपों की खोज की है। नालंदा महाविहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, वेनसांग तथा इत्सिंग दोनों ने इसका दौरा किया था, बिल्कुल सही है। इसे गुप्त और पाल दोनों राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाल वंशों में आप देवपाल को देखो, गोपाल को देखोगे, धर्मपाल को देखोगे, इन सब ने जो है कि यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान दिया था, और यह यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नॉमिनेट है, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2, 3 तीनों ही बातें यहाँ पे सही है। नेक्स्ट अगर हम देखें 96 प्रश्न को कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्यों के संदर्भ में प्रावधान करता है और किस अधिनियम का कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है, तो अगर आप इसे देखोगे तो देखोगे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, इसके तहत कहा गया कि अगर आप राष्ट्रीय गौरव की चीजों को, जैसे अपने संविधान का उल्लंघन करते हो, झंडे का उल्लंघन करते हो, राष्ट्रगान का उल्लंघन करते हो, उसका अपमान करते हो, तो आपके ऊपर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत केस भी किया जा सकता है, यानी आपको अनादर नहीं करना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भी केस हो सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भी अगर आप वन्य जीवों को जो है कि मार रहे हैं या उनका संरक्षण नहीं कर रहे हैं तो भी केस हो सकता है। और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अगर आप कर रहे हो नियम के विरुद्ध 1961, तो यानी 1, 2, 3, 4 चारों प्रावधान ऐसे जो मूल कर्तव्य पर प्रभाव कर सकते हैं अपना।
नेक्स्ट प्रश्न 97, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछा जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हाल ही में एक संशोधन किया गया कि अब इनके जो नाम आएंगे ना, वो एक नई कमेटी के द्वारा नाम दिए जाएंगे, जो चयन समिति होगी, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय खुद शामिल रहेंगे, विपक्षी नेता रहेंगे और एक कैबिनेट स्तर का एक मंत्री भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि नियुक्ति तो अल्टीमेटली राष्ट्रपति करेगा ना, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते और अनुलाभ भी समान होते हैं। तो यह भी सही है, यह भी सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना होता है, यह गलत है। वो प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं बना होता है, ठीक है। यही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि उसे हटाने के लिए आपको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनानी पड़ती है, यानी उसी रीति से हटा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए क्या रीति होती है कि कदाचार या अक्षमता के आधार पे दोनों सदनों में अलग अलग जो है कि विशेष बहुमत से जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति उसे हटाता है। तो ध्यान देना कि ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा ही केवल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98, ऐप आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में विचार करना है। तो क्या हो सकता है कि यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा प्रदान की गई ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है, जो उपयोगकर्ताओं को 1000 रुपए तक के कम वैल्यू के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है। वहीं एनआरई यानी कि नॉन रेजिडेंशियल जो खाते होते हैं, खाते वाले सभी अनिवासी भारतीय अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप देखोगे कि ना तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्यों पहला स्टेटमेंट गलत है? क्योंकि 1000 रुपए तक नहीं दोस्तों, केवल 200 रुपए तक आप कर सकते हो। क्योंकि आप लगातार अब इस समय यूट्यूब वगैरह पे आप एक ऐड देखते होगे कि कहीं पर भी कोई पेमेंट कर रहा होता है, जैसे मान लो किसी ने 20 रुपए का कोई दूध का पैकेट ले लिया, तो उसे अपना यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ता, बस क्यूआर को स्कैन किया और 20 रुपए डाले और उसमें पेमेंट हो गया। और इसी तरीके से अगर आप 199 रुपीज तक का भी कोई सामान ले रहे हो तो आपको कोई भी क्यूआर स्कैन करने के बाद पेमेंट करना है, केवल यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ता। लेकिन अगर आप 200 रुपए से अधिक, जैसे मान लो आपको 250 रुपए का कोई पेमेंट करना है, 300 रुपए का कोई पेमेंट करना है, 1000 रुपए का, 10,000 रुपए का, तो उसमें जो भी आपने 4 अंकों का, 6 अंकों का जो भी यूपीआई पिन बनाया होता है 1 2 3 4 करके या जो भी, तो उसे आपको डालना पड़ता है। जबकि यहाँ स्टेटमेंट क्या करा, 1000 रुपए तक का, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 99 नंबर पे, कि राज्य के नीति हिंसक तत्वों के महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। क्योंकि ये क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी हो जाते हैं? क्योंकि ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी इसमें उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रयत्न करती है, वो जनरली अपने राजनीतिक घोषणा पत्र, जिसे हम लोग कहते हैं मैनिफेस्टो, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, जो राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में बातें रखते हैं, तो वो भी इसी से संबंधित हो जाती है एक तरीके से। और ये घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप कैसी घरेलू नीति रखोगे, कैसी बाहरी नीति रखोगे, फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, इन सभी चीजों में जो है कि अपनी उपयोगिता दिखाते हैं। और ये भारतीय संघ के सभी प्राधिकरणों के लिए एक अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक आदेश तो नहीं बल्कि एक नीतियों के संबंध में कार्य करता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। और आज के इस प्रश्न का हम लास्ट सेशन करेंगे, मतलब आज के सेशन का लास्ट प्रश्न करेंगे। और नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही क्लास में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग नाराज मत होइएगा, रेगुलर आपको टेस्ट पेपर मैं कराते रहूंगा जब तक यूपीएससी का पेपर हो ना जाए आपका 16 जून। और इन पेपर को जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें आपकी यहीं से कवर हो जाएंगी, जो किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिल पाती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया। इस संविधान निर्माताओं निम्नलिखित में से किन से प्रेरणा ली थी? तो सिंपल प्रश्न है कि डीपीएसपी जो है कि प्रावधान किस देश से लिया गया था या किन किन प्रावधानों से लिया गया था? तो पहली चीज कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो जनरली आप लोग क्या पढ़ते हो यूपीपीसीएस आरओ एग्जाम्स में या वनडे एग्जाम्स में कि हाँ भाई डीपीएसपी को तो आयरलैंड से लिया गया था, लेकिन उसके आगे भी आपको जानना चाहिए कि कुछ ऐसे भी डीपीएसपी के प्रावधान हैं जो सीधे सीधे भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी वर्णित है, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, जैसे कुटीर उद्योग हो गया, गाय बछड़े और जो है कि इन पशुओं की जो है कि देखभाल करना, पंचायती राज की बात करना, और भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी इसमें शामिल है। इनके भी लक्ष्यों को इसमें शामिल किया गया। तो 1 2 3 4 चारों ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर है? और यहाँ पर आप देखोगे
कि ये हमारा पहला टेस्ट सीरीज था और आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसका आंसर की भी आपको मिलेगी और एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो ये पूरी पीडीएफ मैं थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगा और जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अगर आपको नहीं ओपन होगा तो आप इसे सर्च कर सकते हो ग्लैंस एकेडमी, ठीक है, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल के नाम से आप इसे सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, जिस पे 7K यानी कि 7,000 से अधिक सब्सक्राइबर लोग जुड़ चुके हैं इसमें। इसलिए किसी भी फॉल्स वाले या कि फर्जी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन मत करना। तो इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।